ये जानकारी आपको दूंगा, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास भी हम चलेंगे। चीन ने 2 भारत के इलाकों पर अरुणाचल प्रदेश को जो नक्शा जारी किया है उसमें पूरी तरह से यह दिखा दिया है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। लेकिन मैप जारी करना, इसकी टाइमिंग, वो टाइमिंग जब G20 सम्मेलन होने वाला है, शी जिनपिंग ने भारत भी आना है, ब्रिक्स में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी और साथ में अक्साई चीन को लेकर भी चीन ने जो मैप जारी किया है उसमें बता दिया है कि ये जो इलाका है वो चीन का है। अरुणाचल पर भी उसने कुछ इसी प्रकार से दिखाया है। लेकिन भारत की बात नहीं है। अगर आप साउथ चाइना सी में ताइवान और तमाम साउथ चाइना सी के जो छोटे मोटे द्वीप हैं उनको लेकर भी चीन ने यही दावा किया है कि जापान के आसपास हो, वियतनाम के आसपास हो, कि सब कुछ उसका है। ये नया नक्शा चीन की तरफ से जारी किया गया है। फिक्र अरुणाचल प्रदेश की है, फिक्र हमें अक्साई चीन और पूर्वी लद्दाख की है, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से ग्राफिक्स भी प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे चीजों को बहुत गहराई से समझने के लिए कि आखिरकार मंशा क्या है चीन की। ड्रैगन की LAC पर गंदी नजर, चीन के ऑफिशियल मैप का 2023 एडिशन जो है वो आज जारी किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन पर चीन ने अपना दावा किया है। 1962 की जंग में अक्साई चीन पर चीन ने कब्जा कर लिया था और चीन ये मान के चलता है कि अब ये उसका है। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर अगर दस्तावेज देखते हैं तो सीधे तौर पर ये तमाम इलाका है वो भारत का है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है चीन। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यांगत्से में हम दोनों देशों की सेना के बीच झड़प देख चुके हैं, गलवान में भी हम झड़प देख चुके हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स। अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम चीन ने बदले थे। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। G20 से पहले चीन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। LAC पर क्या बढ़ने जा रहा है टकराव, यह सबसे अहम पॉइंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ब्रिक्स समिट में होती है, लेकिन वो बात नजर नहीं आती है जो 2019 से पहले नजर आया करती थी। और जिस प्रकार से दोनों विदेश मंत्रालयों की तरफ से, यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयानबाजी होती है, उससे भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जहां पे टकराव बढ़ रहा है, बात सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। 2 खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। कर्नल JS सोडी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद राजेश जी। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे, इंतजार सर का लगातार बना रहेगा। लेकिन कर्नल सोडी सर, किस प्रकार से इस अहम खबर को हम देखें, G20 सम्मेलन से कुछ दिनों पहले चीन की तरफ से एक नक्शे का जारी करना, उस नक्शे के अंदर अरुणाचल प्रदेश को अपना बता देना, अक्साई चीन को अपना बता देना, क्या यह बता रहा है कि इरादा चीन का क्या है? बातें बेशक मीठी हो लेकिन खंजर पीछे तैयार है। राजेश जी, चीन को जो ब्रिक्स में बहुत बड़ी सफलता मिली, जो अभी ब्रिक्स का हाल में शिखर सम्मेलन हुआ था 22 से 24 अगस्त को जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, जहां पे चीन जो चाहता था कि 6 नए सदस्य उसमें शामिल किए जाएं और वो इसको मैनेज कर पाया, और इसके बाद चीन का रुतबा ब्रिक्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो सफलता चीन को मिली और उसके बाद चीन ने अब जो ये नया अपना मैप निकाला, ये सीधा सीधा भारत को ललकार है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन के मंसूबे बहुत सालों से उसने पब्लिक डोमेन में डाले। हालांकि चीन हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसमें खासियत है, वो जो भी दशकों आगे की प्लानिंग करता है वो पब्लिक डोमेन में डाल देता है, क्योंकि उसकी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में है। 8 जुलाई 2013 को चीनी अखबार विन वीपू, जो हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन अगले 50 साल में लड़ेगा, और उसमें एक जंग का जिक्र है
कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत में अरुणाचल प्रदेश के लिए। और अगर हम सारी टाइम लाइन्स देखें तो उस तरफ लेके जा रही हैं कि इस लेख में काफी दम है। और चीन की जो हरकतें हैं, चाहे ये मैप में हमारी अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को इंक्लूड करना, चाहे पिछले 3 सालों में 32 बार हमारे अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम चेंज करना, ये सारे भारत को ललकार है। और ये सारे उस तरफ लेके जा रही हैं कि आने वाले सालों में भारत के ऊपर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है चीन की तरफ से। जी, हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी कर्नल सोडी सर, जिसमें कहा गया था जो तमाम आईपीएस अधिकारी थे जो वहां पे तैनात थे, उन्होंने भी माना था कि 67 के आसपास में से 27 से 28 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जहां पे हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। देवसांग डेमचौक पर अभी भी तनाव बना हुआ है। किस प्रकार से एलएसी के हालात को हम मौजूदा स्थिति में देखेंगे, क्योंकि ऐसा साफ तौर पे लग रहा है कि ये सुलझने की बजाय उलझता हुआ ज्यादा जा रहा है विवाद। राजेश जी, भारत ने कई प्रयत्न किए हैं कि ये एलएसी का विवाद सुलझ जाए। अभी हाल में जो 19 कोर कमांडर टॉक्स हुई थी उसमें भी हमने कोशिश की, लेकिन चीन इस एलएसी विवाद को सुलझाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि चीन जानता है कि आज की तारीख में चीन की ताकत भारत से ज्यादा है। 2014 में चीनी सेना जो पीएलए आर्मी है उसने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने 2014 में कहा था कि चीन की सेना, वायुसेना और नौसेना कोई भी 6 डोमेन में दुनिया के किसी कोने में कहीं पे भी जंग लड़ने को तैयार है। और ये 6 डोमेन है, थल पे, वायु पे, समुद्र पे, साइबर पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे और स्पेस पे। यानी कि कहने का मतलब है कि चीन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो ये जो एलएसी का विवाद है, ये कभी भी चीन इसे सुलझाएगा नहीं, क्योंकि चीन के मंसूबे साफ हैं। उसको जगह चाहिए, जो उसने पाम एंड 5 फिंगर्स की पॉलिसी जो माओ जेडोंग ने दी थी 1949 में, वो चीन ने 2049 तक किसी तरह उसको कोशिश करनी है हासिल करने की। तो ये आने वाले जो 12-13 साल हैं, ये भारत के लिए बहुत ही तनावपूर्ण होंगे, क्योंकि चीन कभी भी ये एलएसी विवाद को सुलझाएगा नहीं। ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ राजेश, मैं आपको सुन सकता हूं जी। सबसे पहले तो जय हिंद और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जिस प्रकार से चीन ने आज नक्शा जारी किया है, उस नक्शे में भारत के 2 राज्यों को, लद्दाख की बात कर लें हम या फिर अरुणाचल प्रदेश की कर लें, खासकर अक्साई चीन की बात अगर हम करें, उसे अपना दिखाया है। और ये उस वक्त हुआ है जिस वक्त भारत के अंदर G20 समिट होने वाली है। जब भी भारत के अंदर कुछ बड़ा होने वाला होता है, एलएसी के उस पार से कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है ताकि रंग में भंग डल जाए। सर आपका नजरिया? राजेश, चीन ये चाहता है बार बार दुनिया को दिखाना कि वो भारत से बड़ा है, और खासतौर से वो एशिया के देशों को दिखाना चाहता है कि एशिया में चीन भारत के मुकाबले बहुत आगे है। चीन अपना दबदबा इसलिए भी ज्यादा दिखाना चाहता है क्योंकि जैसा कि ब्रिक्स समिट के दौरान भी हुआ और G20 में अभी फिर से होगा, चीन जो है दिखाना चाहता है कि जब शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे तो मोदी जी से उनका कद बड़ा दिखाना चाहता है। इसीलिए चीन ठीक ब्रिक्स 20 के थोड़े दिन पहले एक नया नक्शा, पुराना नक्शा, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है और अक्साई चीन भी चीन का हिस्सा है, ये दिखाकर वो एक खलबली पैदा करना चाहता है। वो चाहता है कि भारत के जो कूटनीतिज्ञ हैं वो G20 के मीटिंग के दौरान थोड़ा डिफेंसिव पोस्चर में आ जाएं, और जब मोदी जी शी जिनपिंग से बात करें तो शी जिनपिंग को थोड़ा ऊंचा दर्जे का सम्मान खास तौर से दिया जाए। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत जानता है कि अब हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हमारी इकोनॉमी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, हमारी फौज मुस्तैदी से एलएसी पर बैठी हुई है। तो चीन चाहे कोई भी दावा ठोक ले, चाहे अरुणाचल प्रदेश में या अक्साई चीन में, भारत की फौज और हमारी जो तंत्र व्यवस्था है, जो हमारी कूटनीतिज्ञ हैं, हमारे राजनीतिज्ञ हैं, हमारा विदेश मंत्रालय है, हम सब ने चीन को समझा दिया है
कि चीन का ये जो नक्शा है ये भारत को मान्य नहीं है। नहीं, वो ठीक है सर, समझा दिया है आपने, कहा मैंने मान लिया और तमाम हिंदुस्तान ने भी मान लिया, लेकिन चीन माना कहां? आपने समझा दिया, ब्रिक्स में आप मिलते हैं और वहां से कहते हैं कि हिंदुस्तान कह रहा है कि बातचीत करिए, हिंदुस्तान कहता है कि चीन कह रहा है बातचीत करिए, उसके G20 समिट होनी है, उससे पहले नक्शा जारी हो जाता है। यानी कि आप समझा रहे हैं लेकिन अगला समझने को तैयार नहीं है। किस प्रकार से देखेंगे आप? जी हाँ, चीन चाहता है एक ही चीज कि भारत जो है वो जरा, ऐसे नक्शे उन्होंने पहले भी इशू किए थे जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि भारत के काफी सारे हिस्से, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई दूसरे जगह पर भी वह ताइवान को अपने में दिखा रहा है। वो स्पार्टले आइलैंड है साउथ चाइना सी में जिसपे कि फिलीपींस का दावा है, उसको भी चीन अपना हिस्सा दिखा रहा है। वियतनाम के भी काफी सारे कोरल रीफ हैं जिनको चीन ने इस नक्शे में अपने में दिखाया है। ऐसा करके चीन दुनिया के सब देशों को थोड़ा दबाव में डालना चाहता है। भारत जो है ऐसे दबाव में आएगा नहीं। आज ही मेरी समझ से विदेश मंत्रालय ने चीन के एम्बेसी में उनसे एक ऑफिशियली एक जवाब तलब किया होगा कि चीन का क्या मकसद है और चीन द्विपक्षीय समझौतों के बगैर इस तरह के गैर जिम्मेदार नक्शों को क्यों इशू कर रहा है। जी राजेश जी, कर्नल सोडी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। कर्नल सोडी सर, दो घटनाक्रम मुझे याद आ रहे हैं। पहला घटनाक्रम हमारा, जब हमने कैलाश रेंज को खाली किया था, उस वक्त जब कैलाश रेंज पे हम पहुंच चुके थे, चीन ने बहुत मीठी मीठी बातें की, चीन को लगा कि हम बैकफुट पे हैं, और फिर भारत कैलाश रेंज को खाली कर देता है और चीन डेपसांग डेमचौक से पीछे हटने से इनकार कर देता है। दूसरी बात, जब ब्रिक्स समिट में भारत ने जाना था, हम देख रहे थे चीन की तरफ से लगातार इस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे थे कि भारत, ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में ना जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं। उसके बाद जो विस्तारवाद वो चाहता था कि ब्रिक्स का विस्तार हो, उसके लिए भी भारत एग्री होता है, और जैसे भारत एग्री होता है, प्रधानमंत्री मोदी भारत पहुंचते हैं, तब तक एक नया नक्शा जारी कर दिया जाता है। यानी कि जितनी बार 1947 के बाद से चीन के ऊपर आपने विश्वास किया है, उतनी बार ही आपके पीठ में चीन ने खंजर घोंपा है। मोटी मोटी बात और असली बात। राजेश जी, 1947 से भारत ने जब भी चीन और पाकिस्तान पे भरोसा किया, इन दोनों देशों ने भारत की पीठ पे छुरा घोंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 बारी चीन गए हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, और शी जिनपिंग 3 बारी भारत आए हैं राष्ट्रपति बनने के बाद। लेकिन हमने देखा इसके बावजूद हमारा जो LAC पे स्टैंड ऑफ है वो बिल्कुल कम नहीं हुआ, बल्कि डोकलाम के बाद वो साल प्रति साल बढ़ता गया। राजेश जी, इसके 2 मुख्य कारण है। पहला है चीन के पास है बेशुमार पैसा, और दूसरा है चीन के पास है बेशुमार सैनिक शक्ति। और चीन अपने जो ये डेवलपमेंट कर रहा है, चाहे इकोनॉमी हो चाहे सैनिक शक्ति हो, वो उसमें साल प्रति साल इजाफा कर रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आई कि चीन की इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में है, लेकिन चीन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2 बारी पहले ऐसे हुआ था और वो कुछ महीने में चीन ने अपनी इकोनॉमी को पुल आउट कर लिया। चीन ने $3 ट्रिलियन को बही खाते में नहीं दिखाया, छुपा के रखा। इसलिए चीन को पहली बात अपनी इकोनॉमी से कोई चिंता नहीं है। दूसरी बात, चीन 2030 तक 21 नई परमाणु पनडुब्बियां, 200 युद्धपोत को दिन रात तैयार कराए अपने डॉकयार्ड्स में। अब इतने बड़े पैमाने पे 21 परमाणु पनडुब्बियां, 200 युद्धपोत कोई प्यार मोहब्बत के लिए तो कर नहीं रहा, उसके जहन में है ये 6 जंग लड़ना, जो मैंने आपको बताया है। और भारत जब जब भरोसा करेगा आगे भी, चीन हमेशा हमारी पीठ पे छुरा घोंपेगा। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा, अब वो वक्त आ गया है जब भारत को चीन के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं खत्म करने चाहिए, बल्कि अपना पूरा व्यापार बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चीन के आर्थिक चुंगल से नहीं निकलेंगे, हमें चीन को जवाब देना साल प्रति साल मुश्किल होता जाएगा। जी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जो एक पॉइंट बड़ा अहम है, जिस प्रकार से ब्रिक्स समिट के बाद हमने विदेश मंत्रालय का बयान देखा चीन के, फिर भारत की तरफ से पलटवार किया गया, क्या जो बयान थे, जो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज थी, जो चेहरे पे एग्रेशन पीएम मोदी के दिखाई पड़ रहा था, क्या वो ये इशारा नहीं कर रहा है, ये बताने के लिए काफी नहीं है कि जो हालात LAC पर हैं उसमें काफी ज्यादा टेंशन है इस वक्त?
राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि LAC पर 19 दौर कोर कमांडर लेवल पे जो टॉक हुई हैं, उसके बाद टेंशन में 2 साल पहले के मुकाबले थोड़ी तो कमी आई है। डी-एस्केलेशन भी शायद शुरू हो गई है। हम उभय पक्ष अपनी अपनी फौजों को थोड़ा थोड़ा पीछे खींच रहे हैं, लेकिन बात यह है कि बातचीत से ही इस मुद्दे को सुलझाना पड़ेगा। और बातचीत जो है कोर कमांडर लेवल पर हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन असली जो बातचीत होगी वो तो मैं आ रहा हूं आपके पास। आपकी पॉइंट को मैं कोट करता हूं, क्योंकि मैं भी उन लोगों में शामिल था कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग जब ब्रिक्स में मिलेंगे या G20 में दोनों की मुलाकात होगी तो ये जो स्टैंड ऑफ है, ये जो LAC का विवाद है, ये सुलझा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा ब्रिक्स में नहीं हुआ सर। वो चीजें मैं समझना चाहता हूं कि जब दोनों देशों के प्रमुख अगर विवाद को नहीं सुलझा पाए हैं तो ये विवाद कहां जाएगा? क्या हम इसे इनकार कर सकते हैं कि जब पॉलिटिकल लेवल पे चीजें नहीं सुलझ पाएंगी तो फिर ये मिलिट्री लेवल तक जाएंगी? हाँ, देखिए, दोनों ही पक्ष जो है, दोनों मुल्क चाहते हैं कि एक शांति की तरफ आस्ते आस्ते बढ़े। ये समझना पड़ेगा कि ना तो ब्रिक्स का सम्मेलन और ना ही G20 का सम्मेलन द्विपक्षीय भारत चीन बातचीत के लिए एक फॉर्मल स्टेज है। ब्रिक्स के टाइम में भी वहां पर जितने 5-6 देश और अब जो नए देश ज्वाइन किए हैं, उन सब के पीछे दूसरे मुद्दे थे जो कि एजेंडा के तहत डिस्कस किए गए। अभी G20 के बातचीत के दौरान भी जो मुद्दे हैं वो द्विपक्षीय मुद्दे नहीं होंगे, और ट्रेड, इंडस्ट्री, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, मानव संसाधन का विकास, और सबसे बड़ी बात है कि टेररिज्म को किस तरह से दुनिया के पटल से कम किया जाए, ऐसे वाले मुद्दे होंगे जिसमें कि सारे के सारे विकसित देश इंटरेस्टेड हैं। हाँ, दोनों पक्षों के बीच में द्विपक्षीय बात और मैं बिल्कुल एग्री हूं सर, मैं एग्री हूं, लेकिन 2019 में लास्ट मुलाकात, द्विपक्षीय मुलाकात जहां तक मेरे जहन में है, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की हुई थी। लेकिन 2020, 21, 22, 23 भी अब खत्म होने को है, कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो अगर ब्रिक्स की बात करें, G20 की बात करें, तो ये तो ऐसे मौके होते हैं जहां पे आप मुलाकात कर पाते हैं। वहां पे भी अगर नहीं हो रही है तो क्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? देखिए, एक गर्मजोशी का माहौल पैदा करना पड़ता है, और ब्रिक्स के दौरान जरा गर्मजोशी जो है दोनों नेताओं के बीच में दिखाई थी, लेकिन दोनों ही नेता एक दूसरे से बहुत मैच्योर तरीके से मिले। जैसे हम हिंदुस्तान में बोलते हैं कि पपियां झपियां जरा कम हुई, जैसा कि हमें दूसरे देशों के शीर्ष नेताओं से जब मोदी जी मिलते हैं, कंधा थपथपाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के सामने आंख में आंख डालकर मुस्कुराते हैं, और टीवी कैमरा के सामने काफी देर तक एक भाई भाई वाला वर्ताव, हिंदी चीनी भाई भाई वाला तो नहीं ना सर, कि डिप्लोमेटिक कैडर समझती है इस चीज को। G20 भी उसके लिए फोरा नहीं है। ये दिक्कत तो 1949 से चली आ रही है। जो प्रॉब्लम 80 साल पुरानी है, उसको अचानक ये सोचना कि 80 साल पुरानी प्रॉब्लम चीन और भारत के बीच में डिमार्केशन की जो है वो महज कुछ साल में तुरंत सेटल हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी जब मोदी जी और शी जिनपिंग अगले साल मिलेंगे और डिसाइड करेंगे कि हम हथियार से, यानी बलपूर्वक सीमा समस्या का समाधान नहीं ढूंढेंगे। अगर शी जिनपिंग अपने कार्यकाल में सिर्फ इतना ही मान जाएं, तो मेरे ख्याल से मोदी जी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यानी कि शी जिनपिंग के ऊपर डिपेंड है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, इसमें कोई ये हमें समझना पड़ेगा कि इसमें एग्रेसर कौन है। भारत ने तो कभी चीन के किसी तरह से दबाव डाला नहीं, भारत ने तो अपनी फौजों को उस तरफ भेजा नहीं, और सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय पटल में भी भारत ने कभी भी कहीं किसी मंच पर चीन को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं की। एग्रेसर जो है, यानी बड़ा भाई बनने की कोशिश कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। तो शायद शी जिनपिंग को थोड़ा समझना पड़ेगा कि भारत को छुट भैया ना समझे, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को, प्रधानमंत्री मोदी जी को एक समान दर्जा दे, समान नहीं, वो समान का दर्जा है। और जहां तक मैं जानता हूं, प्रधानमंत्री मोदी को चीन से सम्मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम कंट्री, ऑस्ट्रेलिया से लेकर पपुआ गिनी से लेकर ग्रीस तक हम चले जाएं,
जो इज्जत हमारे प्रधानमंत्री को मिल रही है वो शी जिनपिंग को नहीं मिलती है। इसके पीछे हमारा जो ढांचा है लोकतांत्रिक वो भी जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत भी जिम्मेदार है। लेकिन सवाल थोड़े कड़वे हैं, कठिन है। मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कर्नल सोडी सर, मुझे